हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क का एडमिट कार्ड तो रिलीज़ हो ही चुका है और मुझे लगता है कि आप सब ने जो है जो डेट प्लेस जो है अपनी जो है देख ली होगी। क्योंकि जो है अगर पहले ही आप अगर नहीं किया तो ये ज़रूर अपना जो है पहले ही डाउनलोड कर लो, ताकि अगर पहले ही इंसान को पता लग जाए कि उसने कहाँ जाना है तो उस हिसाब से जो अपनी व्यवस्था जो है वो अच्छे से कर लेता है। तो इस तरह से जो है बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन अभी तक आपकी जैसी भी रही हो, कितने भी आपने मॉक टेस्ट लगाए हो या नहीं लगाए हो, या जिस तरह से भी आपने प्रिपरेशन की हो, अब जो है एक ही चीज़ मैटर करती है कि आप ये एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम जो प्रीलिमिनरी है वो क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि एक बहुत ही बड़ा जो है इस समय जो ये 10 दिन है, सबसे चीज़ यही दिमाग में चल रही होती है। सिर्फ आप ही नहीं, हर किसी के दिमाग में चल रही होती है, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो कितने भी मार्क्स लाता हो, कि क्या वो ये कर पाएगा। और अगर कर लिया तो ये बहुत ही जो है अच्छा रहेगा। मैं आगे जो है जो मेरी जो है इम्प्रूवमेंट जो है वो एग्ज़ाम में जो है बढ़ती रहेगी, आगे मुझे फ़ायदा होगा। ये चीज़ें जो हैं कुछ ना कुछ ये चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, तो आपके भी चल रही होंगी। इन चीज़ों को सोचने से दोस्तों असल में देखा जाए तो बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेन चीज़ अब आपको फोकस ये करना है कि अब जो ये 10 दिन है ये किस तरह से आप तैयारी करें कि आज जो है मैक्सिमम यहाँ से जो है अपनी जो है सुनिश्चित कर सके, अपनी जो सिलेक्शन है, जो प्रीलिमिनरी क्वालिफिकेशन है वो जो है सुनिश्चित कर सकें। ये चीज़ आपने अभी ध्यान करनी है। तो उसी विषय में जो है उसी सब्जेक्ट में जो है आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो मेन उन्हीं के लिए, मेन फोकस उसी को है जिसके अभी तक 40 से 50 मार्क्स आ रहे हैं। और जो है ये स्ट्रेटजी फॉलो करके वो जो है ये प्रूवन मेथड है, जो किया हुआ मेथड है, ये प्रूवन मेथड है, ये गारंटेड मेथड है। इससे जो है मार्क्स जो है बढ़ाए हुए हैं बहुतों ने। तो मैं ये आपके साथ भी आज शेयर करने वाला हूँ, जिसमें आप जो है अगर आपके अभी तक मॉक टेस्ट में 40 से 50 मार्क्स आ रहे हैं तो ये जो है अगर आप ये फॉलो करोगे स्टडी प्लान को, इस तरह से जो है चलोगे, तो आपके जो है 65 प्लस आने के चांसेस जो है बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को जो अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों दोबारा बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी जो अभी जो बची है 10 दिन की, वो इस तरह से डिफाइन की हुई है कि आप जो है उससे मैक्सिमम फ़ायदा ले सके। मेन बात है, आप जो है अटैम्प्ट तो आपकी अच्छी रहती होगी, मेन बात आ जाती है एक्यूरेसी पे। किस तरह से क्या चीज़ें की जाएं कि आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाए। क्योंकि अगर एक्यूरेसी बढ़ जाएगी तो आपका चांसेस जो है उतना ही जो है क्वालिफाई करने का प्रीलिमिनरी को बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो अभी जो है स्पीड बढ़ना यहाँ पे अभी मुमकिन नहीं है। 10 दिन में ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जो घुमाई जा सके और आपकी स्पीड बढ़ा सके। स्पीड बनाने में टाइम लगता है, वो बढ़ती है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगा के। उसके लिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई बड़ी बातें कि आप ये कर लो वो कर लो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड आपकी नहीं बढ़ेगी। 40-50 नंबर आपके इसलिए आ रहे हैं, ये उनको ज़्यादा टारगेट है जिनके 40-50 नंबर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो है अटैम्प्ट जो है उनकी अच्छी है लेकिन उनकी एक्यूरेसी कम है। उसके लिए ये ज़्यादा फायदेमंद है कि उसकी एक्यूरेसी जो है बढ़ जाएगी। और जिसके अभी तक जो है अटैम्प्ट ही 40-50 हो रहे हैं तो उनका मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो जो है अभी बहुत पीछे हैं। वो जो है अब लेकिन फिर भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जो 10 दिन बचे हैं ये गिन के मेहनत जो है, मेहनत के दिन है। कोशिश कीजिए, क्योंकि नौकरी जो है दोस्तों सबको चाहिए। ये नौकरी 14,000 वैकेंसीज इस बार जो आई हैं, ऐसा नहीं है कि हर साल ही आती रहेंगी। तो एक तो वैकेंसीज का कोई पता नहीं, ऊपर से साल में एक ही बार ये एग्ज़ाम आता है। तो और नौकरी जो है सबको चाहिए, वो तो सबको पता है कि हर बंदे को उतनी ही ज़रूरत है नौकरी की जितनी एक टॉपर को है, जितनी एक एवरेज को है। वो चीज़ भी हम ध्यान में रखते हैं, इसीलिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आए हैं जिससे क्या हो आपका फ़ायदा हो सके। 10 दिन में जो है आप वो फॉलो कर सकें और उससे जो है आप जो अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो निश्चित कर सकें। तो मेहनत तो खून पसीना मांगती है, लेकिन बेहद में भी ये दोस्तों मुनाफा भी बेहद देती है, बहुत ज़्यादा देती है। ये चीज़ भी जो है आप ध्यान रखिए, इस चीज़ को भी हमेशा मान के चलिए। तो इसलिए जो है बेशक अभी तक आपसे भूल होगी हो, आपने थोड़ी सुस्ती की हो, या आपने जो है प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की हो, लेकिन अभी भी मौका है, ये भी मौका है। 10 दिन हैं अभी भी आपके पास जो है, या किसी के पास 10 दिन से अगर ज़्यादा भी हैं तो ये मौका है आपके पास जो है। अभी भी आप अपनी जो सिलेक्शन है, अपनी जो क्वालिफिकेशन है प्रीलिमिनरी की, वो जो है डन कर सकते हो, उस पर टारगेट अच्छे से कर सकते हो। हार नहीं माननी चाहिए। हार मानने से क्या होता है, अगर आप अभी हार मान जाएंगे तो आप मान लीजिए कि आने वाले अगले पेपर में अगर आप सोचेंगे नहीं ये पेपर तो 10 दिन रह गए, अब तो मैं कर नहीं पाऊंगा अच्छे से, मैं अगले पेपर की तैयारी करूंगा, तो लिख के लीजिए आप अगले पेपर में भी आप सेम स्थिति में पहुंच जाओगे। आपकी स्थिति कभी नहीं बदलेगी। आपको अपना माइंड सेट बदलना पड़ेगा, आपको जो है जुझारू बनना पड़ेगा, आपको जो है फाइट करनी पड़ेगी। तभी जाके आप अगर इस पेपर में फाइट करोगे तो ही आप जो है
हो सकता है इसी पेपर को क्लियर कर जाए। और ये स्ट्रैटेजी अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आप जो है सुनिश्चित ही, मैं पक्की गारंटी से कह सकता हूँ, अगर जिसने ये अच्छे से फॉलो कर दिया वो 40-50 से पक्का 65+ मार्क्स तक ले आएगा एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ हम सिर्फ एक टॉपिक पे नहीं बात करने वाले, सिर्फ रीजनिंग पे बात नहीं करने वाले, यहाँ मैं बात करने वाला हूँ तीनों सब्जेक्ट्स पे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, इन तीनों सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे। और तीनों का जो है आपको जो है फुल प्रूफ स्टडी प्लान में बताऊंगा, जिसको फॉलो करके जो है आप जो है ये बहुत ही ज़्यादा फायदा जो है इससे कमा सकते हैं, 65+ नंबर पे तक जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। 10 डे का टाइम टेबल में सबसे पहले मैं बात करूंगा इंग्लिश सब्जेक्ट की कि आपने इंग्लिश में क्या 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 करना है। अब सबसे पहले तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपने जो है ग्रामर के कुछ नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आप अलग अलग बुक्स को पढ़ते रहेंगे, उससे क्या होगा, आप कभी भी जो है उसको ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। एक डेफिनेट नोट्स होना बहुत जरूरी है, चाहे आप एक बुक को फॉलो करें, चाहे आप अपने नोट्स बनाएं। एक वो जो स्पेसिफिक चीज़ है ग्रामर के, अगर आप सेम चीज़ को रोज़ देखते रहेंगे तो वो आपकी मेमोराइजेशन में बैठेगी और आप उस चीज़ को पकड़ पाएंगे। तो अगर आपने नोट्स बनाए हैं, मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि आप नोट्स बनाइए बैठ के, नोट्स बिल्कुल नहीं बनाइए। कोई अगर आपके पास बुक है या आपके पास अगर है नोट्स किसी के बनाए हुए, उसको पकड़िए और उसमें से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इन दोनों के जो रूल्स हैं वो अच्छे से आप जो है सबसे पहले उठ के जो है सुबह, अगर जब उठ के सबसे पहला काम यही कीजिए कि इंग्लिश का जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इन दोनों के रूल्स जो है अच्छे से पढ़िए, इनको जो है अच्छे से इनको रिवाइज कीजिए। इनको रिवाइज करने के बाद आपने क्या करना है, 2 सेक्शनल मॉक लगाने हैं। 2 आपने क्या लगाने हैं, सेक्शनल मॉक कहें या फिर आपको क्विज बोलूँ मैं, आपने 2 सेक्शनल मॉक जो है इसके लगाने हैं। और कोशिश करनी है कि आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म के लगाने की। अगर आप जो है मान लो अड्डा 24/7 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ जो है टेक्स्ट बुक के करिए, अगर कुछ जो है ऑली बोर्ड के करिए, तो मिनिमम जो है आप जो है 2 सेक्शन मॉक लगाइए, जिसमें मिनिमम क्वेश्चन मैं आपको कहूँगा मिनिमम जो है आप जो है 30 कीजिए और मैक्सिमम जो है 50 तक कीजिए। 30 तो कीजिए, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा भी करें तो अच्छा है। मिनिमम 50 तक जो है सिर्फ इंग्लिश के 30 to 50 क्वेश्चंस को जो है ये आपने जो है रिवाइज करने के बाद इसको सॉल्व करने हैं। और उसमें से जो 2 जो हैं आपके जो है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होने चाहिए। 2 पैसेज जो हैं इन 30 क्वेश्चनों में, 2 पैसेज, और अगर आप 50 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 4 पैसेज, तो 4 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को भी आप जो है ज़रूर सॉल्व कीजिए। और अब आ जाती है बात इसके बाद की बात जो है अभी तक जो आपने किया, आपने मान लो 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लेकिन वो आपने किया जितनी आपकी एक्यूरेसी है उसी के मुताबिक। अब आपने एक्यूरेसी बढ़ानी है। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए अब आपको क्या करना है, उनका करना है एनालिसिस। अब आपने इन चीज़ का करना है एनालिसिस, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनालिसिस आपने इस तरह करना है, देखो अभी तक आप जो भी एनालिसिस करते आए हैं उस हिसाब से थोड़ी सी उसमें मॉडिफाई करेंगे हम, थोड़ा सा उसमें अच्छी अप्रोच फॉलो करेंगे कि आपने जो एनालिसिस करना है उसमें आपने देखना है कि मैंने जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के, जो भी मैंने नोट्स पढ़े अपने रूल्स और ग्रामर के, क्या मैं वो पकड़ पाया, क्या मैं वो चीज़ फॉलो कर पाया। क्योंकि क्या है, इससे आप एक रिश्ता बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे। कंपैरिजन से क्या होता है कि चीज़ें के जो है आपको जो है मेमोराइज करने में ज़्यादा आसानी होती है। आपने ये चीज़ देखनी है कि अच्छा जो मैंने सुबह पढ़ा था या मैंने इस थोड़ी देर पहले अभी जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के मैंने जो रूल्स एंड पढ़े हैं, रेगुलेशंस, क्या मैं वो यहाँ फॉलो कर पाया, क्या मैं उस चीज़ को पकड़ पाया। अगर वो चीज़ नहीं पकड़ पाए तो भी कोई बात नहीं, आपने वो चीज़ देखनी है, उसको ध्यान से, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये चीज़ जो है अगली बार अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं ये पकड़ने की ज़रूर कोशिश करूँगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एनालिसिस को अच्छे से करने के बाद जो है हम चलते हैं अब अपने अगले सब्जेक्ट की तरफ। इंग्लिश में आपने जो है सबसे पहले सुबह उठ के यही करना है, 30 से 50 मैंने कहा आपने जो है मिनिमम मॉक करने हैं और उनका एनालिसिस करना है अच्छे से। और उनका जो है एनालिसिस में जो आपने ये चीज़ मेन करनी है कि जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े हैं उनको कंपैरिजन करना है कि क्या वो चीज़ आप पकड़ पाए, क्या उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कर पाए। अगर आपने वो अच्छे से सॉल्व, मान लो 5 में से आपने 3 कर दिए तो इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई, 3 क्वेश्चन से आपने एक्यूरेसी जो है बढ़ा ली। और अगर आप नहीं उसको कर पाए सॉल्व, लेकिन आपने उसके सोल्यूशन का टाइम देख लिया उसको, तो भी जो है आपका फ़ायदा होगा। अगली बारी के लिए क्या होगा कि आपकी जो एक्यूरेसी जो है बढ़ जाएगी, अगली बारी के लिए आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह से इंग्लिश को आपने इस तरह करना है। उसके बाद अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी सबसे पहले आपने क्या करना है, जितने भी आगे परसेंटेज के नोट्स हैं और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फार्मूला के नोट्स हैं
इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के, परसेंटेज के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको सबसे पहले आपने पढ़ना है, सबसे पहले इन सबको पढ़ना है आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्वेयर्स करने हैं और क्यूब्स को पढ़ना है। जहाँ पे भी ये लिखे हैं या कहीं कॉपी पे लिख लीजिए, कम से कम आपको 30 तक के स्क्वायर आने चाहिए, और जो क्यूब जो है आपको, ये भी आपको 20 तक के क्यूब जो है आने चाहिए। ये 30 के स्क्वायर और 20 के क्यूब। और कोशिश करनी है कि पहले दिन तो चलो मान लिया कि आपने जो है डायरेक्ट पढ़ लिए, उसके बाद आपने कोशिश करनी है इसको पहले मेमोराइज करने की। और अगर आप कभी खाली टाइम बैठे हैं तो आपको जो है बैठ के ये सोचते रहना है कि 15 का क्यूब क्या है, 16 का क्यूब क्या है, 17 का क्यूब क्या है, या 20 का स्क्वायर क्या है, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का, 30 तक तो जो है मैं मान के चलता हूँ कि सबको पता ही होते हैं। उसके ऊपर जो हम जो है शॉर्टकट तरीके से कैलकुलेशन अपनी फास्ट करके भी निकाल सकते हैं। तो आप जो है 30, अगर आपको 30 तक स्क्वायर बिल्कुल अच्छे से याद है तो भी आपके नंबर 40-50 तक है, तो आपको जो है 50 तक या 40 तक जो है अपने स्क्वायर्स को थोड़ा बढ़ाइए। और दूसरी बात यह है कि खाली टाइम में इनको मेमोराइज कीजिए। इससे क्या होगा, आपका दिमाग जो है वार्म अप होता रहेगा, उसमें कैलकुलेशन, उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती रहेगी, उसकी जो चीज़ों को ग्रास्प करने की चीज़ें हैं, जो माइंड सेटिंग है उसकी, वो जो है बार बार रीसेट होती रहेगी, वो चीज़ों को जो है ज़्यादा अच्छे से करने में कामयाब रहेगा। इस तरह से स्क्वायर्स और क्यूब्स, परसेंटेज, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो है ये आपने जो है सबसे पहले पढ़ने हैं। इसके बाद सेम आपने वही चीज़ करनी है, 2 सेक्शनल मार्क लगाने हैं। इसके बाद दोस्तों अपने 2 सेक्शनल मार्क लगाने हैं। ये भी जो है कोशिश करनी है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से लगाए हों। तो आपने जो है इसमें भी 30 से लेकर 50 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं, जिसमें से अगर आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कम से कम आप कोशिश कीजिए 20 जो है डीआई के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 20 क्वेश्चन आप डीआई के सॉल्व कीजिए। और अगर आप 50 कर रहे हो तो आप जो है 30 क्वेश्चन डीआई के सॉल्व कीजिए। तो 20 से 30 क्वेश्चन जो है आप डीआई के सॉल्व कीजिए। और उसके बाद जो है आप इसका जो है जो सबसे मेन इंपॉर्टेंस है वो है एनालिसिस। अब आप इसका क्या कीजिए, एनालिसिस कीजिए। अब आप इसका एनालिसिस कीजिए, परसेंटेज, जितने भी फॉर्मूले, स्क्वायर, क्यूब जो आपने सुबह पढ़े, क्या आप एट अ टाइम उनको लगा पा रहे हैं। अपने एवरेज को देखिए कि आप एवरेज अच्छे से निकाल पाते हैं, हर चीज़ का स्पीड में निकाल पाते हैं। अगर नहीं निकाल पाते उसको निकालने की कोशिश कीजिए। पहले क्वेश्चन जो आपके रॉन्ग हो चुके हैं उनको दोबारा अटैम्प्ट कीजिए, उनको दोबारा क्या कीजिए, अटैम्प्ट कीजिए। एकदम से उसका आंसर नहीं निकालिए, पहले उनको जो है थोड़ा सा टाइम दीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, थोड़ा सा टाइम दीजिए उसको, एक बार दोबारा अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर स्ट्राइक होता है ठीक है, फिर उसका सोल्यूशन देखिए, और फिर उसके बाद जो है सोल्यूशन को भी जो है अच्छे से देखिए कि किस तरह से जो है इसको सॉल्व किया गया। अब मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि जो आप जो है यूट्यूब में जाके जो है क्लासें देखने शुरू कर दीजिए। क्लासों से क्या होगा, अभी आप जो है नए कंसेप्ट जो है सीखे भी वहाँ अप्लाई नहीं कर पाओगे। मेन काम यहाँ हो रहा है एक्यूरेसी बढ़ाने का, और वो भी आपको जो है इस तरह से एक्यूरेसी बढ़ानी है कि आप जो है चीज़ों को जो है सीख भी पाएँ और साथ में इसको इंप्लीमेंट भी कर पाएँ। तो इस तरह से क्या एनालिसिस कीजिए, अटैम्प्ट कीजिए क्वेश्चंस को, और अटैम्प्ट करने के बाद जो है उसके फिर सोल्यूशंस भी देखिए जो आपने अटैम्प्ट नहीं किए हैं उन जिन क्वेश्चंस को, या जो अभी तक आपसे नहीं हो पा रहे हैं उन चीज़। और कुछ क्वेश्चन जो है देखो, अब मान लो आप 20 से 30 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, कोई एक आधा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ आ जाता है या आपसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, तो उसको स्किप कर दीजिए। मेन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि टाइम एंड वर्क, देखो टाइम एंड वर्क, और उसके बाद बोर्ड के, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, परसेंटेज, रेशो, पार्टनरशिप, और कौन सा क्वेश्चन होता है, पाइप्स एंड सिस्टम। ये जो टॉपिक है इनके क्वेश्चन को तो कोशिश कीजिए कि आप जो है इनको जो है अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, इनके कंसेप्ट को समझ पाएँ, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज। ठीक है, इन क्वेश्चंस को जो है मैं उम्मीद मान के चल रहा हूँ कि अगर आप 40 से 50 नंबर ले रहे हैं तो इनके बारे में आपको अच्छे से पता है, इनके बारे में आप इनके कंसेप्ट जो अच्छे से जानते हैं। बस थोड़ा सा इनमें आपको रिफाइनमेंट की और ज़रूरत थी, थोड़ी सी प्रैक्टिस की और ज़रूरत थी, इसलिए आप जो है थोड़ा सा ज़्यादा पुश नहीं मार पा रहे, उस टाइम में जो है आप नहीं कर पा रहे सॉल्व। तो इनके जो फॉर्मूले हैं, इनके जो कंसेप्ट हैं, ये जो है इन क्वेश्चन को जो है ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो इससे ऊपर अगर कोई बड़ा ही जो हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाता है आपको, जिससे आपको बस ये है कि मेन मकसद ये है कि रूटीन ही टूटनी चाहिए। क्योंकि क्या आता है, अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेंगे तो आपकी रूटीन भी टूट सकती है, आप जो है छोड़ भी सकते हैं इस चीज़ को। इसलिए मैं वो चीज़ नहीं चाहता हूँ कि आप जो है अपनी रूटीन छोड़ दें इस चक्कर में। इसलिए आप ज़्यादा टफ क्वेश्चंस को मत पकड़िए, आप जिसमें आपको लगता है कि बहुत टाइम लग रहा है उसको जो है छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। और बाकी क्वेश्चन जो है डीआई के जो है सबसे कोशिश कीजिए सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की। और ये जो टॉपिक्स हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, रेशो, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, बोर्ड्स, टाइम एंड वर्क,
इन क्वेश्चंस को जो है एवरेज, इन क्वेश्चंस को जो है जरूर सॉल्व कीजिए, इनके क्वेश्चन को जरूर बनाने की कोशिश कीजिए। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ जो है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में मैं आपको कहूँगा कि आप जो है 30 से 50 क्वेश्चन जो है या क्विज जो है इसके, देखो जितने भी क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ 30 से 50 तीनों के, ये टाइम बाउंड मैनर में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 30 क्वेश्चन आप ऐसे लेके बैठ गए, ये टाइम बाउंड में होने चाहिए। तभी मैं क्विज कह रहा हूँ कि आप किसी का क्विज लगाइए जो टाइम बाउंड मैनर में हो, एक डेफिनेट टाइम दिया हो, ताकि जो है आप जो है अपनी स्पीड ना छोड़ पाएँ। तो इससे क्विज लगाइए इसके, और कोशिश कीजिए इसमें जो है अगर आप 30 लगा रहे हैं क्वेश्चन इसके, तो सारे के सारे पजल बेस्ड क्वेश्चन को ही सॉल्व कीजिए, सिर्फ पजल बेस्ड क्वेश्चन को ही सॉल्व कीजिए। क्योंकि अगर आप 40-50 नंबर ले पा रहे हैं इसमें, तो मैं उम्मीद मान के चलता हूं कि आप जो है जो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कर पा रहे हैं। पजल बेस्ड क्वेश्चन में आपकी गड़बड़ी हो रही है, तो उसी के लिए आप जो है सिर्फ पजल बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और कोशिश कीजिए कि सबसे पहले मंथ बेस्ड पजल, मंथ बेस्ड की जो है, उसके बाद डेज बेस्ड की, और उसके बाद कौन सी, उसके बाद आप कीजिए मंथ बेस्ड के, डेज बेस्ड के बाद आप पकड़िए फ्लोर बेस्ड की, फ्लोर बेस्ड की पजल पकड़िए। उसके बाद आप पकड़िए बॉक्स बेस्ड की। क्योंकि देखो फ्लोर बेस्ड में जो हमें फ्लोर जो होते हैं डेफिनेट दिए होते हैं कि 1 से नीचे ग्राउंड फ्लोर में 1 है तो टॉप फ्लोर पे 7 है। बॉक्स बेस्ड में क्या होता है कि आपको जो है बॉक्स नहीं, आपको डेफिनेट नहीं दिया होता कि कौन सा बॉक्स किसके नीचे है, तो यहाँ इसको टाइम लग सकता है। इसलिए मंथ बेस से स्टार्ट कीजिए, मंथ बेस, डेज बेस, फ्लोर बेस्ड और एंड में बॉक्स बेस्ड जो है। और अगर हो सके तो अगर आपके पास टाइम हो तो डेजिग्नेशन बेस्ड की पजल भी सॉल्व जो है, डेजिग्नेशन बेस्ड की पजल भी सॉल्व कीजिए। उस अगर आपके पास बॉक्स बेस, बिल्कुल भी आपसे बॉक्स बेस सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप डेजिग्नेशन बेस की पजल सॉल्व कीजिए, लेकिन बॉक्स बेस की भी अटैम्प्ट जरूर कीजिए। इन पजलों को जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और फिर उसके बाद जो है आप जो है ब्लड रिलेशन की, जो ब्लड रिलेशन बेस्ड है और डायरेक्शन बेस्ड है, फिर इनको सॉल्व कीजिए। तो इस तरह से क्या आप जो है, जैसे एक मंथ बेस की होगी 5, 5, 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन तो यही हो गए, और 5, 30 एक दिन ब्लड रिलेशन कीजिए कर लिया, या 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एक दिन, अगले दिन डायरेक्शन के साथ इनको सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से क्या है अपना कॉम्बिनेशन बना के जो है इनको सॉल्व कीजिए। लेकिन ये जो है पजलों को जरूर सॉल्व कीजिए, सिर्फ पजल बेस्ड क्वेश्चन को ही सॉल्व कीजिए, क्योंकि बाकी जो आपके सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो आपकी मॉक टेस्ट में हो जाएगी, वो उतनी सफिशिएंट है वहाँ पे। लेकिन जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ आपकी जो एक्यूरेसी है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, वो इन चीज़ों में है, पजल बेस्ड में है। तो इन पजल्स को ज़्यादा सॉल्व कीजिए, इसकी कोशिश की, और खुद सॉल्व कीजिए। अब जो है क्लासेस यूट्यूब पे देख देख के जो है कोई सामने सॉल्व कर रहा है और आप सिर्फ देख रहे हैं, उससे जो है पेपर नहीं निकलने वाला। पेपर निकलेगा अगर आप खुद सॉल्व करेंगे, खुद उस टाइम बोर्ड में एक क्विज लगा के जो है सॉल्व करेंगे। टाइम का प्रेशर होगा, तो आप अगर उसको फेस करेंगे अभी इन 10 दिनों में, तो वहाँ जो है आप ज़्यादा अच्छे से जो है इसको कर पाएंगे। क्योंकि बोलते हैं द मोर यू स्वेट द लेस यू ब्लीड, जितना आप पसीना बहाएंगे उतना ही जंग में आपका जो है जो खून है कम बहेगा। तो यही काम है कि अगर आपको वहाँ जाके जो है बाद में आके निराशा हाथ ना लगे, आप एक अच्छे कॉन्फिडेंस से बाहर आए एग्जाम देके, तो ये जरूर चीज़ें कीजिए। अभी टाइम बाउंड मानने में ये तीनों जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हैं इनको जो है फॉलो कीजिए। अब इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद अगर आपने ये 3 चीज़ें कर ली, अब आप क्या कीजिए, कोई थोड़ी सी, अगर आपका दिन का कोई इंपॉर्टेंट काम बचा है तो उसको कर लीजिए। जैसे कि अगर आप लंच का टाइम हो चुका है तो आप लंच कर लीजिए, या आपका दिन का कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप कर लीजिए। और अगर आपके पास जो है, मान लो अभी आप 2 बजे या 2:30 बजे लंच करते हैं, अभी 1 ही बजा है, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं अभी तो चलो मम्मी ने खाना भी नहीं बनाया, क्या करें अब क्या करें, तो आप जो है फिर से जो है इंग्लिश के और मैथ के दोबारा जो सुबह अपने रिवाइज किए थे ग्रामर के रूल्स और मैथ के फार्मूलाज और परसेंटेज रेशो, स्क्वायर्स, क्यूब्स, वो दोबारा उनको जो है उनकी रिवीजन कीजिए। तो क्या कीजिए, उनकी दोबारा रिवीजन कीजिए। और उसके बाद जो है अपना थोड़ी देर के लिए जो है टहल सकते हैं या लंच कर सकते हैं, या कुछ भी करके थोड़ा सा माइंड जो है, मेन फोकस ये है कि मॉक से पहले जो है आपका थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए। आपके जो इन तीनों जो हम करते आए हैं इसकी जो टायर्डनेस है वो आपके मॉक पर ना असर दिखे, इसलिए थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के बाद जो है आप 55 मिनट्स के अंदर, 55 मिनट्स के अंदर ही आप क्या कीजिए, अगले मॉक पे अपने जो पहला मॉक है प्रीलिम्स का, फर्स्ट प्रीलिम्स मॉक जो है, फर्स्ट प्रीलिम्स मॉक दिन का, उसको जो है अटेम्प्ट कीजिए, उसको अटेम्प्ट कीजिए। उससे क्या होगा कि जो है आपकी जो है फ्रेशनेस से क्या होगा, आप जो है अच्छे से अपना जो है फुल
जो अपना एफर्ट है वो दे पाएंगे। और फुल एफर्ट के साथ ही मैं कहूँगा कि आप जो है सीरियस होकर फुल एफर्ट के साथ अपने पूरे जोश के साथ यही सोच के कि यही एग्ज़ाम है जो है अब होने वाला, यही आप जो है एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम में ही बैठे हैं एक तरह से, बिल्कुल अपने जो है किसी के भी बिना डिस्ट्रैक्शन के इस चीज़ को जो है आप जो है इसको टेस्ट कीजिए, अपना मॉक जो है लगाइए। उसके बाद क्या है, मॉक लगाने के बाद क्या है, मेन बात आ जाती है फिर से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एनालिसिस की। सबसे ज़्यादा मेन बात जो आ जाती है वो है, जो मेन चीज़ अब जो मेन चीज़ आपने करनी है वो है एनालिसिस। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपके रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको सबसे पहले अटैम्प्ट कीजिए। इंग्लिश में देखो ज़्यादातर जो होते हैं एस्पिरेंट वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, वो जल्दी जल्दी इंग्लिश को करते हैं और सीधा जो है मैथ पे आ जाते हैं या रीजनिंग पे आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, रीजनिंग इंग्लिश को भी आपको जो है बिल्कुल पर्याप्त टाइम, जितना भी आप अच्छे से अच्छा हर क्वेश्चन को पढ़िए, हर रूल को पढ़िए, फिर से कंपेरिजन कीजिए सुबह वाले रूल से कि वो जो सुबह आपने क्विज़ लगाए हैं, जो 30 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए हैं, कि उसके मुकाबले इस जो यहाँ इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व किए थे या कॉम्प्रिहेंशन जो सुबह आपने जो पहले आपने सॉल्व की थी उसके मुकाबले क्या आप ये जो है पकड़ पा रहे हैं, अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं। और अगर नहीं कर पा रहे तो भी कोई बात नहीं, आपने जो है उन चीज़ों को अब पकड़ना है, अब इनको देखना है आपने, ताकि आगे जो है अगर अभी आपने 50 चीज़ें देखी हैं तो 15 जो अगले जो आप करोगे मॉक टेस्ट करोगे या अगला जो किस पकड़ोगे 15 उसमें जो है ठीक होनी चाहिए। इस हिसाब से जो है आपने आगे बढ़ना है। तो एनालिसिस रॉन्ग क्वेश्चन का करना है। उसके बाद क्या करना है, अनअटेम्प्टेड का। उसके बाद आपने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को पकड़ना है जो आपने अभी तक अटैम्प्ट नहीं किए, फिर उन क्वेश्चंस को पकड़िए, फिर उन क्वेश्चंस को भी जो आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए अच्छे से उनको जो है पहले मैथ के क्वेश्चंस को खुद अटैम्प्ट कीजिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए। और यहाँ भी मैं यही बोलूँगा रीजनिंग में और न्यूमेरिकल एबिलिटी में, इंग्लिश को तो मैं कहूँगा कि आप पूरा का पूरा इसको एनालिसिस कीजिए, सारे क्वेश्चन को देखिए और अच्छे से समझिए। रीजनिंग और मैथ में कहूँगा एक पजल जो है आप रीजनिंग की छोड़ सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा लेंथी पजल है, जो बहुत ही ज़्यादा जो है आप टफ लग रही है, क्योंकि उसमें अगर आप सारी की सारी पजलें एक मॉक टेस्ट की सॉल्व कर लेंगे तो मॉक टेस्ट जो होता है इस तरह से डिफाइन होता है कि उसमें मॉडरेट से लेकर इजी से मॉडरेट, मॉडरेट से डिफिकल्ट हर तरह का होता है। प्रीलिम्स का आपको जो है सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसके लेवल पे आपकी मेरिट लिस्ट नहीं बननी है। तो आपने क्या करना है, हर पजल को, वहाँ जरूरी नहीं है कि हर पजल को अटैम्प्ट करके आपको चेक करना है, आप सिर्फ एक पजल जो है छोड़ सकते हैं जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा जो लग रही है कि बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मॉक के बाद वो उसका लेवल आ जाता है कि ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल की पजल है, उस पजल को आप छोड़ सकते हैं। लेकिन बाकी जितनी पजलें होंगी 2, 3, 4 जितनी भी होंगी वो आप जो है ब्लड रिलेशन की, डायरेक्शन डिस्टेंस की, और जो सिंगल क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग के, मिसलेनियस सीरीज़ के, अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज़ के, वो सारे के सारे सॉल्व कीजिए। अगर कोई छोड़ा है तो उसको ज़रूर दोबारा से देखिए, उसको सॉल्व कीजिए। पजल जो है आप एक छोड़ सकते हैं। वही बात मैं करूँगा रीजनिंग एबिलिटी की। रीजनिंग एबिलिटी के बाद मैं बात करूँगा न्यूमेरिकल एबिलिटी की। तो वहाँ पे भी आप जो है अपना जो है बिल्कुल टफ क्वेश्चन जो है जिनका बहुत ही ज़्यादा सोल्यूशन निकालने में आपको टाइम लग रहा है या बहुत ज़्यादा आपको लगने वाला है इसमें टाइम, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। अगर आप 80 to 90% या 85% तक भी मैं कहूँगा आपने अगर पेपर पूरा देख लिया, एनालिसिस कर लिया, तो 10% या 10 to 20% क्वेश्चन जो है आप उसके एक मॉक के छोड़ सकते हैं, 10 to 20% मार्क का छोड़ सकते हैं। क्योंकि मेन मैं फिर से वही मकसद बोलूँगा, मेरा ये मकसद नहीं है कि आपको इतना डिफिकल्ट टाइम टेबल दूँ कि आप वो फॉलो ही ना कर पाएँ और बाद में फिर आप खुद ही गिल्टी महसूस करें कि सर ने तो कहा था करने के लिए, हम ही नहीं कर पाए और इसलिए हम अगले बंदे को क्यों दोष दें। ऐसा नहीं है, मैं आपको ऐसा ही टाइम टेबल, एक ऐसी स्ट्रैटेजी देना चाहता हूँ जो कि फिजिबल भी हो, जो आप अच्छे से उसको इस्तेमाल भी कर पाएँ। कोई ऐसा नहीं कि एक ही दिन में कोई पहाड़ नहीं तोड़ सकता, वैसे ही एक ही दिन में कोई ऐसी चीज़ नहीं आपको करवा सकते। उसके लिए आपकी अभ्यास की ज़रूरत है। अभ्यास करत अभ्यास से ही जो है जड़मती सुजान होता है, एक नॉर्मल बंदा भी सशक्त होता है। कोई एक दिन अगर 4 किलोमीटर दौड़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो अगले दिन सीधा उसको बोलेंगे 10 किलोमीटर दौड़। वो रोज़ अगर 4 किलोमीटर 5, 6 से 7 बढ़ाता रहेगा तो ही वो 10 किलोमीटर तक दौड़ सकता है। लेकिन हम उसको थोड़ी सी चीज़ें करके थोड़ा सा कुछ मीटर जो है उसको जो है आगे ले जा सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ी सी चीज़ें बताएं कि अपनी बैक स्ट्रेट कर, अगर तू ट्रैक में इस तरह से भाग, तो जो अगर 4 किलोमीटर दौड़ रहा है तो उसको हम जो है एट ए टाइम जो है 500 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर या हो सकता है 1 किलोमीटर तक जो है एडवांस भगा पाएँ। लेकिन हम उसको ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि आपको एक दिन कोई 4 किलोमीटर दौड़ रहा है, अगले दिन सीधा उसको ऐसी स्ट्रैटेजी दे कि वो सीधा 10 किलोमीटर हवा की तरह, मिल्खा सिंह की तरह भागता रहे। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, ठीक है, ये मैं बिल्कुल फेयर कहूँगा। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है। स्ट्रैटेजी यही होती है कि जहां आप जो है थोड़ा सा आप 40 से 50 मार्क्स तक आ रहे हैं तो अगर आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाया जाए तो आप जो है 10-15 मार्क्स का जो है जंप मार जाएं।
ठीक है, वो भी उसके लिए अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करें तो होगा। और वो फॉलो वाली चीज़ें भी ऐसी होनी चाहिए जो आपके लिए फिजिबल हों। ये चीज़ें अभी तक जो मैंने कही हैं मुझे लग रहा है ये फिजिबल हैं। जहाँ जहाँ आदमी फंस सकता है, जहाँ जहाँ उसको ये मन जो है रोक सकता है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, ये लेवल बहुत बढ़ रहा है, मैं नहीं कर पा रहा इसको, वहाँ पर मैं आपको रोक लगा रहा हूँ कि मैं तभी कह रहा हूँ कि 10 से 20% जो है, 10 से 20% क्वेश्चन जो है आप छोड़ दीजिए जो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के हैं, उसके करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इजी टू मॉडरेट लेवल तक करके ही आप प्रीलिमिनरी को बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए आपको हाई डिफिकल्ट तक जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है अब आपने जो है मॉक लगा लिया, ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपने, देखिए मॉक जो मैं कहूँगा ये भी मैं कहूँगा कि आप एक ही प्लेटफॉर्म का मत लगाइए। अगर आप अड्डा का एक मॉक लगाते हैं तो दूसरा मॉक जो हॉलीवुड का लगा लीजिए। तो अगर आप अगले दिन ऑली बोर्ड के साथ टेक्स्ट बुक का लगा लीजिए, या किसी और को जितने भी और भी हैं स्टडी नीति के भी मॉक्स हैं, या जिसके भी आपके पास प्लान है, जो आपने टेस्ट सीरीज ली हैं उनके जो है मॉक अलग अलग लगाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन फिर भी अगर आप एक ही आपकी कोई मॉक टेस्ट सीरीज़ है जिसके आपने बहुत कम लगाए हैं और आप टारगेट कर रहे हैं 10 दिनों में जो है मैं ये सब मॉक्स लगा दूंगा, तो सबसे पहले जो है एक दिन में जो है 2 से ज़्यादा मॉक मत लगाइए। 2 से ज़्यादा मॉक लगाने से कुछ नहीं होगा, कोई स्पीड नहीं बढ़ेगी आपकी, कोई एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी, उल्टा आप टायर्ड होते रहेंगे, अपने मार्क्स को देके फ्रस्ट्रेशन होते रहेंगे, फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, एंग्जाइटी आपकी बढ़ती रहेगी, परेशानी बढ़ती रहेगी, कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। इसलिए 2 मॉक जो हैं मोर देन एफिशिएंट है, 2 मॉक लगाना मोर देन एफिशिएंट है। अलग अलग प्लेटफॉर्म के लगाइए, बीच में टाइम जो है हमने डिफाइन कर दिया है कि कब आपने पहला मॉक लगाना है। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपने इसके बाद आपने क्या करना है, अगर हाँ एक चीज़ मैं और दूंगा कि अगर आप जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास एक ही टेस्ट सीरीज है और उसी के मॉक लगाना चाहते हैं तो देखो जो मॉक टेस्ट सीरीज जो बनाई होती है वो इस तरह से बनाई होती है कि उसमें इजी टू मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट तक हर लेवल का मॉक टेस्ट होता है। तो आप ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक मॉक लगाया और आपके नंबर थोड़े बहुत ज़्यादा कम आ गए और अगला मॉक जो आपने लगाया उससे पहले जो मॉक लगाया था उसमें नंबर आपके ज़्यादा आए थे, तो आपने परेशान नहीं होना है। मॉक टेस्ट बनाए इस तरह से होते हैं कि आपको हर कंडीशन के लिए तैयार किया जाए। जिसने भी मॉक टेस्ट, जिस प्लेटफॉर्म ने भी मॉक टेस्ट बनाए हैं वो बिल्कुल ही सोच समझ के इस तरह बनाए होते हैं कि आपको हर कंडीशन के लिए, हर चीज़ के लिए आपको तैयार किया जाए, ताकि अगर पेपर मुश्किल आए, इजी आए, मॉडरेट आए, जैसा भी आए, आपकी जो है तैयारी जो है बिल्कुल सशक्त हो। क्योंकि इधर मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, तो यही होता है कि आपको सख्त बनाया जाए ताकि आप जो है अच्छे से जो है पेपर्स को जो है वहाँ पे अटैम्प्ट कर पाएँ। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आप एक ही टेस्ट सीरीज के लगा रहे हैं तो आपने क्या करना है, 2 इकट्ठे लगाए जाए। जैसे आप मान लो आपने अभी 5 तक लगाए हैं तो आप 9वां और 10वां लगा लो। 9वें में से एक मुश्किल होगा और एक आसान होगा, दोनों 9th और 10th मॉक होंगे। तो आप इस तरह से जो है ऊपर नीचे करके मॉक लगाएं, 2-2 इकट्ठे वाले मॉक लगाएं, ताकि उससे क्या होगा, एक आपको एवरेज मॉक आएगा और एक थोड़ा डिफिकल्ट आ जाएगा, या एक ईजी आ जाएगा, या एक मॉडरेट के साथ डिफिकल्ट आ जाएगा। इस तरह से जो है थोड़े से वैरायटी आ जाएगी। वो वैरायटी के लिए जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग जो उनका जो स्ट्रैटेजी होती हैं, अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, वो जो है फ़ायदा होता है। और यहाँ पे भी आपको क्या एक अलग फ़ायदा होगा कि आपको जो है हर लेवल का एक इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट हर तरह के लेवल का मॉक जो है करने को मिलेगा। तो इस तरह से मॉक लगाएं। अगर आप एक ही टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो नीचे से स्टार्ट करें, 9 और 10th का मॉक लगा लिया आज, कल आपने ऊपर से 5 और 6 का लगा लिया, ऐसे करके जो है इस तरह से करें। और अलग अलग अगर आपके पास प्लेटफॉर्म के हैं, आपके पास जो भी सब्सक्रिप्शन जो होती हैं या फिर फ्री अगर आप कर रहे हैं तो अलग अलग अगर लगाएंगे तो वो भी सबसे बेस्ट है, वो सबसे बढ़िया है। अब आपने पहला मॉक लगा चुका है अपने दिन का, अब आपने क्या करना है, फिर से जो है अगर डिनर का टाइम हो चुका है तो डिनर कर लीजिए, थोड़ा सा टहल लीजिए, चाय पी लीजिए, अपना जो है सिस्टम जो है थोड़ी सी फ्रेश एयर ले लीजिए। लेकिन अब उसके बाद कोई भी आपने जो रेस्ट है वो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि आपने घंटा ख़राब नहीं करना। अगर घंटा ख़राब हो गया तो दिन ख़राब हो जाता है ना, दिमाग में आ जाता है ना। हमने कोई भी इंट्यूशन भी ऐसे दिमाग में नहीं लानी है, तो उसके लिए क्या करना है, हमने घंटा ख़राब नहीं करना। जो भी रेस्ट करनी है हमने 55 मिनट 1 घंटे से कम में ही करनी है, कि तब तो यही आएगा ना गिनने में कि सिर्फ 55 मिनट की रेस्ट की थी। तो रेस्ट, मेन काम आपका रेस्ट करना नहीं है, मेन काम है कि आपको दोबारा एक चीज़ के लिए तैयार किया जाए। रेस्ट देना, पहले तो आपके अंदर एक ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि जो आप ये रेस्ट नहीं कर रहे, जो आपने थोड़ा सा ब्रेक लिया, ये ब्रेक नहीं है, ये उल्टा आप दोबारा से अपनी एनर्जी जो है, अपनी पॉजिटिव माइंड जो है, अपनी जो एनर्जी है वो फिर से गैदर कर रहे हैं, ताकि आप अगले मॉक के लिए जो है बिल्कुल प्रिपेयर हो सके उसको अच्छे से देने के लिए। तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पे जो है आपके लिए थोड़ा सा समय जो है दिया जा रहा है। तो उसके बाद क्या करें, फिर अब आ जाएं अपने सेकंड मॉक पे, फिर हम अपने सेकंड मॉक पे आ जाएं। तो सेकंड मॉक पे भी जो है आपने सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है जो आपने फर्स्ट मॉक पे किया था, सेम प्रोसीजर फर्स्ट मॉक वाला ही आपने जो है
सेकंड मॉक में फॉलो करना है, एनालिसिस करना है, रॉन्ग क्वेश्चंस को पहले करना है, उनको अटैम्प्ट करना है, फिर अनअटैम्प्टेड क्वेश्चंस को करना है। 80 to 90% कोशिश करनी है करने की, नहीं होता तो कोई बात नहीं, 75% कोशिश करनी है करने की। 10 to 20% छोड़ भी देंगे, बहुत ज़्यादा हाई डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन को कुछ छोड़ भी देंगे, 10-12 क्वेश्चन तो कोई बात नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपका एक्यूरेसी आपकी अभी भी उतनी रहेगी। और अगर अभी आप सेकंड मॉक जो है अभी आप नहीं लगाना चाहते तो उससे पहले आप क्या कीजिए, उससे पहले आप दोबारा से रिवीजन कीजिए, किसकी, इंग्लिश की, जो आपने सुबह इंग्लिश पढ़ी थी उसकी, और उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी की, जो आपने परसेंटेज पढ़ी थी, रेशियो पढ़ा था, इंपॉर्टेंट फार्मूलेस पढ़े थे, उन सब के दोबारा से जो है उनको जो है एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। तो देखिए दोस्तों, कितना दिन में कम से कम मिनिमम 3 बार आपकी रिवीजन हो गई है ग्रामर की और जो है इंपॉर्टेंट फार्मूलेस की, 3 बार रिवीजन आपकी हो गई है। इसके बाद आप फिर से जो आप सेकंड मॉक देंगे तो ज़रूर जो है, अगर पूरा दिन अच्छे से फॉलो किया होगा तो आपको ज़रूर जो है इंप्रूवमेंट देखने को, पहले दिन ही आपको जो है सेकंड मॉक में ही जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, अगर आप उसका एनालिसिस उसके बाद जब करेंगे। तो इसके बाद जो है इस तरह से जो है पूरा दिन का टाइम टेबल, पूरे दिन की एक्यूरेसी का ग्राफ जो है हमने बनाया। एक चीज़ जो है, एक बेसिक एक एडवांस एडवाइस मैं ज़रूर दूंगा, एक बोनस टिप जो है ये ज़रूर कीजिए, जो आपके स्क्रीन पर आ चुकी है सामने, एक एक्सरसाइज जो है ये ज़रूर कीजिए। एक्सरसाइज ये बहुत ही लाभकारी है, ये बहुत फ़ायदा देती है, खासकर एस्पिरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जिसको कहा जाता है भ्रामरी प्राणायाम। इसको कहा जाता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का मतलब होता है बी, यानी कि जैसे कि बी होती है वो एक आवाज़ करती है, वैसे ही इसमें जो है एक्सरसाइज में एक आवाज़ होती है। तो किस तरह से इस प्राणायाम को करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपने, इस तरह से क्या, अपने कान को भी बंद कर लेने हैं, आंखें भी बंद कर लेनी है, और 2 उंगलियां जो हैं अपने माथे पे रखनी है, और सांस को भरना है आपने, और साउंड निकालनी है, जैसे एक बी एक साउंड करती है उस तरह से साउंड जो है आपकी होएगी सांस को छोड़ते हुए। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, ये करने के बाद यकीन मानिए, मेरा यकीन मानिए कि आप जो हैं इतना आपका स्ट्रेस रिलीज़ होगा, इतनी आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगी कि आप जो है जो करते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिख के बताना कि इसका क्या क्या फ़ायदा होता है। बहुत फ़ायदा होता है इसका, इसकी आपकी फ्रस्ट्रेशन कम होएगी, आपकी जो है एंग्जाइटी कम होएगी, इसमें आपकी जो माउथ, ईयर, आइज़, जितनी आपकी इंद्रियां हैं वो फ्रेश हो जाएंगी, वो उनमें एनर्जी भर जाएगी, आप एक नया ताज़ापन फील करेंगे, आप में एनर्जी आ जाएगी दोबारा से लड़ने की, दोबारा से कोशिश करने की, दोबारा से जो है फिर से चीज़ करने की। बस ये कोशिश ध्यान रखिएगा कि ये जो भ्रामरी प्राणायाम है ये खाना खाने के 2-3 घंटे बाद ही करना होता है, उससे पहले नहीं करना होता, कम से कम 1-2 घंटे का गैप रखिए। तो इस तरह से आप जो है इस चीज़ को ज़रूर कीजिए, इसका बहुत फ़ायदा है, इसका ज़रूर फ़ायदा लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा देगा। ये आप टाइमर लगाइए, 5 मिनट का टाइमर फ़ोन में लगाइए और ये कीजिए 5 मिनट तक। उसके बाद बताइए, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या फ़ायदा हुआ है। एट ए टाइम आपको इतना मतलब इतने रिलैक्स आप फील होंगे, इतना कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा कि आप बोलेंगे कि ये वाकई बहुत सही चीज़ है, जिसने नहीं किया वो ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। तो दोस्तों रैप अप करते हैं अब, आज के लिए बस इतना ही। जो लास्ट 10 डेज़ की स्ट्रैटेजी थी आज मैंने वो बताई आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है इसका फ़ायदा उठा सकें और वो भी जो है अपनी जो सिलेक्शन रेट जो है बढ़ा सकें, जो अपनी मेहनत को जो है एक अच्छी दिशा दे सकें। तो मिलते हैं अब आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।